अपने अब्बू को बताएं, अम्मी को बताएं कि मैं जी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप राज़ी हैं। इसका फ़ोन आया तो इसने कहा कि मेरे घर वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो मुझे ना मेरा निकाह करा देंगे उधर, तो शादी हो जाएगी तो क्रिश्चियनों में मैं चली जाऊँगी। इनके रिश्तेदार थे वहाँ पे, हमारा निकाह करवा दिया। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना मेरे अंदर था ना उसके अंदर था। तुम्हें वो पसंद है ना, तुम उसके साथ शादी कर लो, लेकिन ज़ना नहीं करो। आजकल के दौर में ना कोई लव मैरिज नहीं है, सब ड्रामा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसके साथ उनकी बीवी ने मुबैना तौर पर बेवफाई की। इन्होंने लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद इनके साथ इनकी बीवी ने क्या क्या कुछ किया, पूरी बात वाजिद भाई से जानते हैं। वाजिद भाई, आपने लव मैरिज की थी? जी सर, मैंने लव मैरिज की है। कैसे मोहब्बत हुई आपको? सर, एक फ़ोन कॉल पे हमारी बात हुई है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने इसे कहा कि बेबी मुझे ना आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप राज़ी हैं। तो इसने मुझे बताया था, पहले भी एक दो बार बात हुई थी, तो इसने मुझे बताया था कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। ये क्रिश्चियन थी। तो मैंने इसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं कोई आपको धोखा नहीं दूँगा, आप अगर एग्री हैं तो बताएं। तो वैसे मैं लड़कियों से बात नहीं करता, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने मुझे कहा कि मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं शादी करती। मैंने फिर इसका ना बंद कर दिया, नंबर ना ख़त्म कर दिया फ़ोन से, ठीक है। मैंने कहा मैं आज के बाद आपको तंग नहीं करूँगा, माज़रत है। तो फिर कुछ अर्सा गुज़रा तो एक मेरी वालदा के मामू के बेटे हैं, वो कैंसर के चक्कर में लाहौर लेके आए थे उनको, तो मैं उनके साथ ही उस वक्त उनको लेके आना जाना मेरी गाड़ी पे जाते थे। तो मैं हॉस्पिटल लेके जाता था, तो उनकी हो गई डेथ। इमरान खान साहब के हॉस्पिटल में लेके गए थे कैंसर का, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो उस दिन उनको यहाँ से कश्मीर एम्बुलेंस में शिफ्ट करवा दिया था। तो मैं आगे एक जगह पे अपने दोस्त का इंटरनेट कैफ़े था, वहाँ पे बैठे, तो मैं बड़ा परेशान था उसकी डेथ की वजह से। तो मैंने उसको कहा, क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उसे कहा, इसका फ़ोन आ गया मुझे कि लड़की का अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैंने कहा वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हूँ। आप इस तरह करेंगे बीबी, मैंने कहा आज मुझे फ़ोन ना करें प्लीज़, मेरे ना इस तरह डेथ हुई हुई है, ये मसला है, तो आप मुझे ना अभी फ़ोन ना करें, तंग ना करें, मैं बड़ा परेशान हूँ। खैर, इसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर इसकी कॉल आ गई, इसने जी आपके कज़न का बड़ा दुख हुआ है, अफसोस हुआ है, आप बताएं क्या हुआ उनको। फिर इसको सारी स्टोरी बताई, भी कैंसर वगैरह हुआ, ये हुआ, इस तरह हो गई डेथ। इसने कहा अगर मुझे लग रहा था कि आप धोखा देंगे मुझे, और मुझे यकीन नहीं रहा, लोग ऐसे ही बातें कहते हैं तो पूरी नहीं करते। तो मैंने इसको कहा कि नहीं, अगर आपने शादी करनी है तो मैं आज भी आपको वही कह रहा हूँ, मैंने आपको कोई तंग तो नहीं किया। उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ वही करूँगा, ठीक है, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। खैर, इसने एक दिन ना मैंने कहा अपने घर वालों को बताएं, अपने अब्बू को बताएं, अम्मी को बताएं कि मैं जी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मुझे किसी का कोई नहीं है। क्योंकि मैंने तो नहीं कहा था इस्लाम का कबूल करने का, कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया था कि अगर ये इस्लाम कबूल करती है, आप इसके साथ शादी करते हैं, तो आपको अकबरी हज के बराबर सवाब है। वो बंदा आज भी ज़िंदा है, आपको कहेंगे मिलवा भी दूँगा। खैर, इसको जब मैंने इसके साथ बात की, कुछ दिनों बाद मैंने अपनी गाड़ी दी हुई थी इंजन ठीक करवाने के लिए, कुछ चल रही थी, कंडीशन में थी, लेकिन मेरा कारोबार ऐसा था कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का काम था, सिखाने वाले इदारा था गुलबर्ग आली मार्केट में। तो मैंने वो गाड़ी एक मैकेनिक को दी थी, वर्कशॉप ये पेप्सी फैक्ट्री के पास। तो उससे मैंने फ़ोन किया, इसका फ़ोन आया तो इसने कहा कि रात के टाइम के आप मुझे सुबह मुझे भेज देंगे, मेरे घर वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो मुझे ना मेरा निकाह करा देंगे उधर, तो शादी हो जाएगी तो क्रिश्चियनों में मैं चली जाऊंगी। आप अगर आज मुझे लेने आ सकते हो तो आज हो सकता है, वरना हम नहीं मिल सकते। मैंने वो गाड़ी रुकवाई, मैंने गाड़ी वहाँ से उसको पूछा खोला तो नहीं है। उसने कहा इंजन नहीं खोला, सुबह खोलेंगे। मैंने कहा गाड़ी ना खोलना, मैं बहुत ज़रूरी काम आ गया है, 2-3 दिन में मैं आपको गाड़ी दे दूँगा, फिर आप खोल लेना, पहले मैं अपना काम कर लूँ। उसने कहा ठीक है। मैं उसके घर गया, वो मैकेनिक भी आपको गवाही दे देगा। मैं उसके घर गया, जाके वहाँ से गाड़ी लेके आया, सीधा गया बेदियाँ रोड पे। बेदियाँ रोड पे ये बाहर स्टॉप पे खड़ी थी, बाबू मैट टाउन एक इलाका है, उसके बाहर ये स्टॉप पे खड़ी थी। वहाँ से मैंने इसको पिक किया,
हम चले गए। एक खालिद नाम, इसने, मैंने इसको पूछा तो इसने कहा कि हाँ खालिद भाई हैं मेरे, एक भाई बने हुए हैं तो बड़े अच्छे हैं, तो उनकी फैमिली रहती है, मैं उधर रह लूँगी। मैंने कहा भी मैं तुम्हें एक लड़की को उठा के कहाँ रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बड़ा परेशान हूँ इस वजह से, अचानक तुमने फ़ोन कर दिया। मैंने उसकी फैमिली में जाके इसको छोड़ दिया। मैंने उसको कहा कि यार फ़ौरन ना निकाह का कोई इंतज़ाम करो, मैं भी कोई मेरा इतना जानने वाला नहीं है, तो मैं आप प्लीज़ ये कर दें। तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता ये अभी, क्योंकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता, मज़हब का भी मसला है, ये इस्लाम कबूल कर रही है। इसको सर्टिफिकेट लेके दे दिया, तो मैं जाता रहा, सर्टिफिकेट लेके दिया। बादशाही मस्जिद में इसकी तस्वीरें लगी हुई हैं सर्टिफिकेट के साथ, अंदर उन्होंने अपने रजिस्टर में भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद ये इनका इलाका था कोई आरफ वाला, फोटाबास वाली साइड पे ना, उधर ये एक जगह पे मुझे ले गए। उधर जाके इनका मौलवी था, इनके ही रिश्तेदार थे, वहाँ पे उन्होंने ना हमारा निकाह करवा दिया। अब निकाह तो हो गया, इसको लेके आके मैंने इसको घर भी ले दिया। घर लेके देने के बाद सारा सामान भी ले दिया। अब शादी होगी आपकी, सामान ले दिया, सारा कुछ ओके हो गया। इसने बेवफाई कब शुरू की आपके साथ? इसने बेवफाई की सर को 5 साल तकरीबन शादी से ही चली। 5 साल के बाद इसने मेरे एक सगे भाई के साथ, जिसका कोई मेरे से तीसरे नंबर पे आता है, वो सदाम नाम है उसका और इसका रिलेशन बन गया। और मेरे उससे 2 छोटे भाई और हैं, 5 भाई हैं हम टोटल। तो उस भाई ने मुझे, दोनों छोटों ने, मैं इस्लामाबाद था तब, इस्लामाबाद में गाड़ी मेरे एक्सीडेंट हो गई थी, तो उसका काम करवा रहे थे। तो वो इसको जब मुझे कॉल आई कि वाजिद भाई ये आपको धोखा दे रही है, तो हमने अपनी आंखों से देखा। मैंने उनको कहा कि फिर सोच लेना एक बार। खैर मैंने वो, मेरे तो एक बार एक कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं कुछ समझ ही ना आए, ना यकीन आए, मैं कहूँ क्या ये मसला बन गया है। मैं पहले ही बड़ा धोखा दिया क्यों? आपके अंदर किस चीज़ की कमी थी? दौलत की कमी थी, पैसे की कमी थी, क्या प्यार देने में कोई कमी थी, क्या वजह? सब कुछ ठीक था, ना मैं ना मर्द हूँ, आज भी मेरा मेडिकल करवा लें, ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना मेरे अंदर था ना उसके अंदर था। मुझे नहीं लग रहा कि क्या ये सीन हुआ, या फिर उसने ऐसा क्यों किया आपके साथ? आदत ऐसी थी या पहले से ही ऐसी थी, ये अल्लाह जानता है, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ये मसले का पता चला, लाहौर पहुंच गया, टिकट करवाई, गाड़ी उधर ही पड़ी, सारा कुछ उधर ही फेंक के मैं लाहौर पहुंच गया। मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जाके सच का पता किया जाए कि सच क्या है। मैंने आगे जब इससे पूछा कि तुम मुझे आराम से बता दो, मैं शोर शराबा ना तुम्हारी बदनामी करना चाहता हूँ ना अपनी, मैं चुप करके चला जाऊँगा। इसने मुझे बता दिया। भाई क्या बताया उसने आपको? इसने मुझे कहा कि ये गलती मुझसे हुई है, मैंने उसके साथ जना कर लिया है, मेरे से बदफहमी हो गई है। ये खुद आपको बताया? जी, ये आपके भाई के साथ? जी, ये मान गई। आपने अपने भाई से नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बता रहा हूँ, ऊपर हम ऊपर वाले रूम में थे, तो मैं फिर ऊपर से नीचे आया, भाई नीचे वाले रूम में था जिसका नाम सदाम है, ठीक है। उधर मैं गया तो मैंने उससे पूछा, तो वो आगे से मुझे टेढ़ी मेढ़ी सुनाने लग गया, झूठ बोल रही है, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, फलाना हो रहा है, लड़ा हो रहा है। इस बाद में हम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं उसमें बेहोश हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में था कि दुख की वजह से, तकलीफ की वजह से? जी, दुख या तकलीफ की वजह से बेहोश हो गए? झगड़ा हुआ, मुक्के ठुड्डे लत्ते सब कुछ चला, मैं पहले से ही बड़ा परेशान था, ठीक है। उस दौरान मुझे ऐसी लग गई, गलत जगह में लग गई कि मैं बेहोश हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आप लड़ाई झगड़ा हुआ, आप बेहोश हो गए, उसके बाद क्या हुआ? सर जब मैं बेहोश हो गया तो उसके बाद ये हुआ कि मैं जब होश में आया तो मेरे इर्द गिर्द पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस उठा के हमें ले गई चौकी पंजाब सोसाइटी, जो कि चुंगी अमर सद्दू के इलाके में नाले के ऊपर लगती है। वहाँ पे जाके मुझे भी बंद कर दिया गया और मेरे भाई सदाम को भी बंद कर दिया गया। अब पुलिस वालों ने कोई घर वालों से मामला तय कि ये बैठे, उनके साथ बातचीत की और मुझे समझाना शुरू हो गए, जी आप चले जाएं, आप घर चले जाएं, ऐसे कर लें, माफ़ कर दें, फलाना कर लें। मैं वहाँ से, खैर हम सुबह निकले थाने से, सारी रात थाने में जलील होता रहा हूँ, ठीक है, एक तो नाइंसाफ़ी, दूसरा थाने में जलील। घर चले गए, मैंने जाते ही डाइवोर्स लिखा, मैंने इस लड़की के हाथ में दिया, मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, तलाक दे दी है, तुम इधर रहती रहो बच्चों के साथ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें वो पसंद है ना तुम उसके साथ शादी कर लो, लेकिन जना नहीं करो, ये घर बर्बाद हो जाएगा हमारा, इस तरह नहीं। खैर मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद में जाके मैंने अपना कोई काम शाम शुरू कर लिया। फिर इद्दत के अंदर अंदर इतना एक प्रेशर आया दोस्तों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, ख़ानदान में जितने भी जानने वाले, जिसको भी पता लगता गया, महल्लेदार, कि आप राज़ीनामा कर लें, आप राज़ीनामा कर लें। फिर खैर नहीं, आपने तो डिवोर्स दे दी थी, फिर कैसे राज़ीनामा हो सकता है? डिवोर्स दे दिया,
तो उन्होंने कहा कि इस तरह गुस्से में आके तलाक, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं होती जी, आपने इद्दत के अंदर राजीनामा कर सकते हैं। जो ये आपने आलिम से मशवरा किया? हाँ, सब ने कहा। ठीक है, मुझे तो इतना नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। मेरा फर्स्ट शादी थी, फर्स्ट टाइम था, 5 साल गुजरे थे, मैं इतने चक्करों में नहीं पड़ा था। अब क्या हुआ कि जब राजीनामे के अंदर इन्होंने इद्दत कोई देगे पकाई, बंदू को खाने खुने खिलाए, खैर ठीक है, उसके बाद वो राजीनामा हो गया। इसने कसमें कुरान उठाई बड़ी कि मैं कसमें खाती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, आप अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ़ कर दें बस। खैर इसको माफ़ किया, फिर ज़िंदगी दोबारा से नए सिरे से शुरू की। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने वो इसको लेके मैं चला गया कश्मीर। कश्मीर में मेरी गाड़ी कल्टी हो गई, उसको इस्लामाबाद में लेके आए। ठीक है, इस्लामाबाद में जब गाड़ी ठीक करवा रहे थे उधर वर्कशॉप में, तो उसके बाद फिर वो गाड़ी भी सेल आउट कर दी। कुछ ऐसे क्रैशेस आए, बाद में तंग आ गए, वही घर में फिर एक ने भी रहना, दूसरे ने, घर वालों ने कहा भाई को बाहर भेज देते हैं, वो बाहर भी चला गया। फिर मैं एक कोठी में हम चले गए। जब कोठी में गए तो सर कोठी के अंदर भी इसने सबसे पहले मेरे उससे छोटे भाई जो मोइन था उसको वर्गलाने की कोशिश की कि तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो। ये लफ्ज़ इसके मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग है। अब मैंने मोइन को कहा कि तुम आगे थाने में ये गवाही दो कि ये मुझे ये कह रही है, और पुलिस को वो टाइम बताओ कि जिस टाइम पे जिस मोबाइल नंबर पे इसने आपको कॉल की, तो वो खुद पुलिस कंपनी से रिकॉर्ड ले लेगी और ख़ुद चेक करेगी। और तुम ऐसा कदम उठाने जा रहे हो, तुम्हें ये मुझे मार के मैं मर जाऊँगा, तुम जेल में चले जाओगे, तो इस औरत की किरदार ही ऐसा है, इसके रास्ते साफ़ हो जाएंगे। ये कुछ करना चाह रही है, तुम्हें नहीं समझ आ रही। कह रहा है मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वाजिद मेरा सका भाई है। उसके बाद क्या हुआ? आप कोठी में रहने लगे? उसके बाद कोठी पे जाने के बाद ये हुआ कि फिर इसने तीसरा स्टेप ले लिया। ठीक है, तीसरा स्टेप ये कि जिस मालिक के घर में मैं काम करता था, जिसके लिए मैं नमाज़ पढ़ के दुआएं करता था, शाहिद हसन खान ये शाहिद हसन खान सीनियर एडवाइज़र रहा है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब उनको गोली लगी थी तो इसने पार्टी छोड़ दी थी, बकौल इसके कि मैंने पार्टी छोड़ दी थी। खैर वहाँ पे मैंने देखा बार बार, कभी ये इसकी बाहों में है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन शुरू में मुझे लगा कि शायद मुझे धोखा लग रहा है। मैंने इनको नहीं बताया कि मुझे किसी चीज़ का पता है, मैंने कोई शोर नहीं डाला। मैं को 3 माह तकरीबन इनका पीछा करता रहा हूँ। रमज़ान से पहले की बात है, ठीक है, रमज़ान से पहले की। और फर्स्ट रमज़ान को जो मैंने देखा ना, इन्होंने इशारा रखा हुआ था कि ये हम दरवाज़ा खोलेंगे, ऐसे हल्का सा मैं बंद करूँगा तो मेरे कानों से थोड़ा ऊँचा सुनता हूँ, मरहूम थोड़ा सा ऊँचा सुनता हूँ। ठीक है, तो ये दरवाज़ा बंद होगा, लॉक की जो ठक की आवाज़ आएगी तो इसको नहीं सुनाई देगी, तुम आ जाना, तो हम अपने ना बदफहमी शुरू करेंगे, चुम्मी चाटे करेंगे, जो भी इनकी गलत जहन थी, गलत हरकतें थी, ठीक है, वो करेंगे। अब क्या होता है कि ये चीज़ें जब मैं देखना शुरू हो गया, तो फर्स्ट रमज़ान को इसी तरह लॉक की जब आवाज़ आई तो मैंने कहा कि आज मैंने सिर्फ बंदा देखना है और कंफर्म करना है। मेरे जहन में था कि यही निकला, अगर शाहिद खान तो ये पक्का है। लो जी, शाहिद खान साहब, मैंने ये भागना शुरू हो गई तो मैंने इसको कहा कि भाई हम बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े, अभी हम तराबियों के लिए निकलने लगे हैं, मैं, मैडम और साहब, और तुम भागना शुरू हो गई हो बात को बीच में रख के। इसने कहा मेरा अंदर बहुत काम पड़ा हुआ है। मैंने कहा काम बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी क्या काम है भाई। अब ऐसी औरत जिसे आपने खुद देखा हो, उसने आपके भाई के साथ मुबैना तौर पर बदफेली की, दूसरे भाई को भड़काया, फिर तीसरे आपके कोठी वाले के साथ उसका मुबैना तौर पे अफेयर चल पड़ा, तो आपने फिर क्यों नहीं छोड़ा उसको? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब जब तीसरी बार ये इसने शाहिद साहब के साथ देखी तो वहाँ पे तो फिर मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। जब मुझे कंफर्म हुआ तो फिर मैं उसके पीछे पड़ गया। ठीक है, वो जाके कहीं अंदर छुप गया। ठीक है, जब जाके अंदर छुप गया कहीं, तो मैडम को मैंने बताया कि मैडम ये पहले मैंने मैडम को दिखाया ये छुपने से पहले कि मैडम मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जब हम तरावियाँ पढ़ के वापस आ गए, मैंने आके मैडम से सुकून से बैठ के अगले दिन सुबह सुकून से बैठ के बात की। मैंने कहा मैडम मेरी साहब की कोई दुश्मनी तो नहीं है? कहती नहीं। मैंने कहा मैडम मैंने आपके मियाँ को ये हरकत करते हुए देखा है, एक बार नहीं बार बार देखा, और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा, आप मुझे अपना बेटा कहती हैं, तो खुदा के लिए आप कोई फ़ैसला करवाएं। आप बार बार जो देखते रहे, हाँ, तो आपने उसको छोड़ा क्यों नहीं फिर? सर उसको क्यों छेड़ता, मैंने कन्फर्म कर छोड़ा क्यों नहीं आपने? नहीं छोड़ा। मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। तो आप बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करते रहे? मैं बताता हूँ,
कोई उसको नहीं पता था, उसको कुछ भी नहीं पता था, कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करता रहा। ये झगड़ा बन गया। फिर बाद में जब ये झगड़ा बना कोठी के अंदर, तो साहब जाके अंदर छुप गया कोठी में। जब साहब जाके अंदर छुप गया तो मैडम ने कहा कि वाजिद तुम प्लीज़ इस मामले को ना उछलाओ, इज़्ज़त है, गैरत है। मैं क्या मैडम, मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरी गैरत नहीं है, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रही है ये औरत और ये बंदा, तो आप मुझे बेटा कहती हैं, तो आप अपने बेटे का भी साथ दें ना। आप सच्चाई, जो सच्चा है उसका साथ दें, ये भी ना कहें कि मैं झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं क्यों लगाऊंगा आपके मियाँ पे। अब क्या हुआ है? अब आपने उसको छोड़ दिया है या अभी आपके साथ ही है? सर मैंने नहीं छोड़ा, मैंने उसको कहा था कि 2 बंदे आप अपने बैठाएं, 2 बंदे हमारे बैठाएं, और रीज़न बता के तो तुम मुझसे तलाक लो, और मैं तलाक के ऊपर लिखूंगा तलाक सलासा, कि तुम बदचलन हो, ये मैं लिख के दूंगा तलाक। इन्होंने उसका, शाहिद हसन खान ने, इन्होंने आपस में कोई मीटिंग करके, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा, मैंने तो जॉब छोड़ दी, तो मैं वहाँ से जा नहीं रहा था। मैंने कहा मैं काम भी नहीं करूँगा, यहाँ ही पे रहूँगा, ठीक है। आप लोग पुलिस को फ़ोन करें, वो आए, वो फैसला कराए, नहीं तो मीडिया को बुलाएं, वो फैसला कराएं। जो झूठा हुआ खुद ही पता लग जाएगा। अब जो नौजवान लड़के या फिर लड़कियां कच्ची उम्र में एक दूसरे को पसंद कर बैठते हैं, मोहब्बत कर बैठते हैं, या फिर वो ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, उन्हें आप अपनी इस पूरी कहानी से क्या सबक देंगे? मैं उनको ये बताऊंगा कि जो भी लोग लव मैरिज करते हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए ये देखो भाई, हाथ जुड़े हुए हैं, ये कोई लव मैरिज मुरेज आजकल के दौर में ना कोई लव मैरिज नहीं है, सब ड्रामा है, पैसे के पीछे जाने वाली लड़कियां हैं, ठीक है। मैं सब औरतों के लिए नहीं कह रहा, अच्छी भी होंगी, लेकिन बहुत ये आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह होने, आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह होने का ख़तरा है। खुदा के लिए अपने माँ बाप जहाँ पे कर रहे हैं, आपको कल उसमें कोई ख़ानदान वाले नहीं कह सकते। वो आपके माँ बाप जो फ़ैसला करेंगे देख के करेंगे और अच्छे तरीके के साथ करेंगे। अपने माँ बाप के जो रिश्ते बनाए होते हैं ना, तो वो मैंने वो अपनी ज़िंदगी में, मेरा भी काफ़ी तजर्बा हो चुका है, टूटते कम ही देखे हैं, अल्लाह करीम तबाह होते देखे। इनको सब्र जमील अता फरमाए। अब हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो कुछ इनके साथ हुआ, इनकी पूरी कहानी से सबक सीखेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपकी कोई कहानी है, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी भी वीडियो बनाएं, आप उसाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।